Hello, my dear students. Today's topic is neonatal jaundice. जैसे कि एडल्ट में जॉन्डिस होती है, ऐसे न्यूनेटल में सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है। न्यूनेटल जॉन्डिस पे अक्सर शॉर्ट नोट्स आता है और आपका शॉर्ट नोट कभी न्यूनेटल जॉन्डिस पे भी आ सकता है। और ये चार इंपॉर्टेंट, वैसे तो और भी इसमें टाइप्स हैं, लेकिन चार इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। फिजियोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस, इस पे शॉर्ट नोट्स आपके आ सकता है। इक्टेरस ग्रेविस न्यूनेटोरम या एरिथ्रोब्लास्टिस फीटेलिस, इस पर भी शॉर्ट नोट बनता है। क्रिगनर-नाजर सिंड्रोम और गिलबर्ट सिंड्रोम, ये इन पे आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जामिनेशन में। तो इसको डिस्कस करते हैं, आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी और शॉर्ट में करेंगे, टू द पॉइंट। ये आपको मालूम ही है कि नियोनेटल जॉन्डिस, ये जॉन्डिस है, यहाँ स्प्लीन में आरबीसी डिस्ट्रॉय हुए, हीमोग्लोबिन बाहर निकला, फ्री अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बन गया। एल्बुमिन इसको लेके लिवर में गया, लिवर में कंजुगेशन हुआ और फिर इंटेस्टाइन में एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन होने लगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन। और 4% जो है, 4% के आसपास में किडनी से पास हो गया यूरोबालिनोजिन, और अबाउट 1% उससे थोड़ा सा स्टर्कोबालिनोजिन करके वो इंटेस्टाइन से पास आउट हो गया। तो प्री हेपेटिक न्यूनेटल जॉन्डिस हो सकता है इतने पोर्शन में, लिवर से पहले बिलिरुबिन बढ़ जाए, जैसे कि हीमोलिटिक एक्सेसिव हीमोलिसिस हुई और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फिजियोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस और इक्टेरस ग्रेविस न्यूनेटोरम, ये दो हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉन हीमोलिटिक भी हो सकती है प्री हेपेटिक। नॉन हीमोलिटिक, हीमोलिसिस नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन नहीं हो रहा और कंजुगेटेड बिलिरुबिन आगे नहीं बढ़ पा रहा, कंजुगेशन नहीं हो रहा तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन वापस आ गया। दैट इज़ नॉन हीमोलिटिक क्रिगनर-नाजर सिंड्रोम एंड गिलबर्ट सिंड्रोम, ये दो चीज़ें हैं। फिर हिपेटिक न्यूनेटल जॉन्डिस, यानी लिवर में गड़बड़ी है, कंजुगेशन तो हुआ लेकिन आगे नहीं फेंक पा रहा। और हो सकता है पोस्ट हिपेटिक, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, एक बाइल डक्ट में, तो पोस्ट हिपेटिक न्यूनेटल जॉन्डिस भी हो सकती है। तो ये प्री हेपेटिक, हिपेटिक, पोस्ट हेपेटिक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री हेपेटिक वाला। और अदर रेयर टाइप्स ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस, ये भी हम लोग आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो प्री हिपेटिक न्यूनेटल जॉन्डिस, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। हीमोलिटिक न्यूनेटल जॉन्डिस ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलिसिस, यानी ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। फिजियोलॉजिकल और न्यूनेटल एरिथ्रोब्लास्टिस फीटेलिस, ये एक्सेसिव हीमोलिसिस द कॉज। नॉन हीमोलिटिक में ड्यू टू एब्सेंट और डिक्रीज कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन ड्यू टू एब्सेंस और डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेंस एंजाइम द लिवर। लिवर के अंदर एंजाइम नहीं है इसलिए कंजुगेशन नहीं हो पा रहा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉज हो गए। और जैसे क्रिगनर-नाजर सिंड्रोम और गिलबर्ट सिंड्रोम, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनिया दो में है, या तो हिपेटिक और या पोस्ट हेपेटिक। तो हिपेटिक और हेपेटोसेलुलर न्यूनेटल जॉन्डिस में ड्यू टू इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन बाय लिवर सेल्स, या कंजुगेशन तो हुआ है लेकिन आगे नहीं फेंक पा रहा है, डैमेज लिवर सेल्स, इंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं, कोलेस्टेसिस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो इन द लिवर। जैसे कि न्यूनेटल हिपेटाइटिस, समटाइम यू विल गेट ए शॉर्ट नोट, द न्यूनेटल हिपेटाइटिस, लिवर इन्वॉल्व है। या पोस्ट हेपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव और सर्जिकल न्यूनेटल जॉन्डिस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो इन द बाइल डक्ट, दिस इज एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस, दिस इज इंट्रा हेपेटिक, दिस इज एक्स्ट्रा हेपेटिक। अब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, बिल्कुल आगे नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ये रेयर है, तो इसको भी बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। मेन चीज़ें हमारे पास ये हैं। प्री हिपेटिक न्यूनेटल हीमोलिटिक जॉन्डिस, तो फर्स्ट आती है फिजियोलॉजिकल और सेकेंड हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ये देखिए, ये हेल्दी न्यूबॉर्न है, ये न्यूबॉर्न विद द जॉन्डिस, येलो कलरिंग ऑफ स्किन एंड आइज, येलोइंग ऑफ द आइज एंड येलोइंग ऑफ द स्किन ऑफ द लेग्स एंड हैंड्स। It occurs in the newborn babies in 30% of the infants. On the second or third day after the birth, reaches to the peak on the 5th day and disappears before the 10 days normally. एक तो रीज़न ये होता है कि आरबीसी काउंट न्यूबॉर्न बेबी में ज़्यादा होता है, 4.8 to 7.1 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, क्योंकि
मदर के पेट में है तो वो थोड़ा सा हाइपोक्सिक कंडीशन है, ये ज़्यादा है, और जब बर्थ होती है लंग्स काम करना शुरू करते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, तो ये जो एक्स्ट्रा हैं वो डैमेज होते हैं, एक्स्ट्रा आरबीसीज। वन कॉज दिस वन है। सेकेंड cause, in this condition mother's immune system attacks the baby's RBCs leading their premature destruction. ये दो important causes हो गए। It results into rapid hemolysis leading to increased bilirubin production which rises more than 5 mg% in the blood of newborns, unconjugated bilirubin. Also, liver is unable to eliminate all the bilirubin formed during first 10 days. The condition is self-limiting and usually requires no treatment. अपने आप 10 दिन के अंदर ठीक होता है जॉन्डिस, बट समटाइम्स देयर में बी रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट। तो ये आपका न्यूबॉर्न बेबीज़ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो गया, या तो मदर्स का इम्यून सिस्टम उसको प्रीमेचुरली डिस्ट्रॉय कर रहा है, या एक्स्ट्रा आरबीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है? एक्सपोजर ऑफ मॉर्निंग सनलाइट, जो कहा जाता है कि बच्चे को लेके आप मॉर्निंग में सनलाइट में बैठ जाइए, क्योंकि वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, वो बहुत यूज़फुल होती हैं। या हम फोटोथेरेपी यूनिट में रखते हैं, ये ब्लू लाइट फोटोथेरेपी यूनिट में बच्चे को रख दिया गया है विद एक्सपोजर ऑफ स्पेशल ब्लू लाइट दैट इज़ प्रिफर्ड। वो क्या करते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं सनलाइट में या लाइट इन द फोटोथेरेपी यूनिट, यहाँ पे जो एक्सपोजर हो रहा है, इट ब्रेक्स डाउन एक्सिस ऑफ बिलिरुबिन इनटू सॉल्युबल ल्यूमिरुबिन। तो ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है इनसॉल्युबल है, टॉक्सिक भी है, सॉल्युबल ल्यूमिरुबिन में कन्वर्ट हो गया, एंड दैट इज़ ईजिली एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन एंड जॉन्डिस डिसअपियर्स। तो या तो फोटोथेरेपी यूनिट या फिर मॉर्निंग सनलाइट। समटाइम्स एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में भी रिक्वायर्ड टू रिमूव एंटीबॉडीज एंड बिलिरुबिन। ये देखिए डोनर का ब्लड दिया जा रहा है, और जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन है वो सब निकाल दिया जा रहा है, वेस्ट ब्लड। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक्सपोजर टू मॉर्निंग सनलाइट, फोटोथेरेपी यूनिट, एंड सम टाइम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न। तो ये आपका फिजियोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस क्लियर हो गया। इतना ही लिखना है एग्ज़ाम में अगर आ जाए, इतना ही बताना है वाइवा में भी। सेकेंड इज एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या इक्टीरस ग्रेविस न्यूनेटोरम, दैट इज आल्सो प्रीहेपेटिक न्यूनेटल हीमोलिटिक जॉन्डिस। ये आप सब लोगों को मालूम है। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस इज हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न व्हेन द फादर इज RH पॉजिटिव, मदर इज RH नेगेटिव, एंड द फीटस आर न्यूबॉर्न इज आल्सो RH पॉजिटिव। ये देखिए जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चा फर्स्ट चाइल्ड सेफ है, ठीक है, क्योंकि मदर जो RH नेगेटिव है, ना तो उसमें RH एंटीजन है ना या RH एंटीबॉडीज़ हैं। बच्चे में RH एंटीजन है और RH एंटीजन एंटीबॉडीज़ तो होती नहीं नेचुरली, तो फर्स्ट बेबी इज सेफ। बट ड्यूरिंग डिलीवरी, फर्स्ट प्रेगनेंसी and during first delivery, some RH positive blood with RH antigens from the first child enters into the mother's blood and started developing RH antibodies in mother's blood while the first baby remains safe। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस वक्त डिलीवरी हो रही है, कुछ चाइल्ड का RH एंटीजन के साथ में जो ब्लड है वो थ्रू प्लेसेंटा मदर के ब्लड में चला गया, और मदर के ब्लड में जाने के बाद में एंटी RH एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई मदर में। अब मदर में RH एंटीबॉडीज़ हो गई। सेकंड प्रेगनेंसी में अगर RH पॉजिटिव फिर से बेबी है तो ये एंटीबॉडीज़ बच्चे के ब्लड में जाएंगी और RH एंटीबॉडीज़ और एंटीजन रिएक्शन होगी, एंड देन देयर विल बी सीवियर हीमोलिसिस ऑफ RBCs इन द फीटल ब्लड, और वहाँ पे जॉन्डिस हो जाएगी। वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है सेकंड प्रेगनेंसी में। During second pregnancy, RH antibodies from the mother's blood enters the fetus RH positive blood having RH antigens on its RBCs. Due to RH antibodies and RH antigen reactions, fetal RBCs are destroyed heavily, resulting into severe hemolysis and so severe hemolytic jaundice called icterus gravis neonatum। Icterus means jaundice, gravis means very severe, neonatum neonates के अंदर या fetus के अंदर इक्टरस ग्रेविस न्यूनेटोरम। अच्छा, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्यों कहते हैं? क्योंकि
इमेच्योर एरेथ्रोब्लास्ट, जो बोन मेरो में एरेथ्रोब्लास्ट बन रहे हैं और बाद में फिर एरेथ्रोसाइट हो जाती है, न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, तो एरेथ्रोब्लास्ट आल्सो एंटर्स इन द फीटस ब्लड, बोन मेरो से निकल के, और वो न्यूक्लिएटेड होते हैं तो वो भी आ जाते हैं। तो देन इट इज़ आल्सो कॉल्ड एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, फीटस के ब्लड में एरेथ्रोब्लास्ट भी आ गए, प्रीमेच्योर आरबीसीज। ये देखिए ग्रेड 1 फेस एंड नेक इन्वॉल्व हुआ, येलोइश, देन चेस्ट और बैक स्टार्ट हो गया ग्रेड 2, देन ग्रेड 3 में एब्डामन बिलो द अम्बलाइकस अप टू द नीज, ग्रेड 4 में आर्म्स और लेग्स बिलो द नीज हो गए, और ग्रेड 5 में हैंड्स एंड फिट भी आ गए। तो ये दिस इज द ग्रेडिंग ऑफ जॉन्डिस। तो ये एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो गई। कुछ और फीचर्स भी इसमें या और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। Serum bilirubin increases a lot in the blood of newborn and sometimes enters into the brain. Since in infants and newborn the blood-brain barrier is very weak, तो ये देखिए येलो स्किन थी, येलो आइज थी, एक्सेस बिलिरुबिन ये ब्रेन के अंदर चला गया है। बिलिरुबिन मूव्स फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू द ब्रेन टिश्यू एंड देन इक्टीरस के साथ में अब वो कहलाता है कर्निक्टेरस, बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज ब्रेन एंड पर्टिकुलरली बेसल गैंग्लिया। Since bilirubin has special affinity for the basal ganglia, hence it is deposited in the basal ganglia too. और यहाँ पर क्या होता है, फिर मेंटली रिटार्डेड हो जाता है बच्चा, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स बिकॉज बेसल गैंग्लिया डैमेज हो रहा है, ये चाइल्ड में बच्चे में आना शुरू हो जाएंगे। एंड दिस कंडीशन ऑफ द कर्निक्टेरस, तो एक चीज़ कर्निक्टेरस हो गई, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इक्टीरस ग्रेविस न्यूनोटोरम एंड कर्निक्टेरस। एक और टर्म आता है, फीचर्स क्या है, डीप जॉन्डिस हो गया, सीवियर एनीमिया क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हिपेटो स्प्लेनोमेगेली हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, क्यूटेनियस हेमरेजेस हो जाएंगे। व्हेन वेरी सीवियर हेमोलिसिस इट मे रिजल्ट इनटू हाइड्रोप्स फीटलिस। हाइड्रोप्स जो है यानी कि फ्लूड पेरिटोनियल कैविटी में, सीवियर एब्डोमिनल स्वेलिंग पेरिटोनियल कैविटी में भर गया, इवन प्लूरल कैविटी, इवन पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूड आ जाता है, और लिवर्स भी स्वेलन हो गया। तो अगर पेरिटोनियल कैविटी बहुत ज़्यादा फ्लूड आ गया, देन इट इज़ हाइड्रोप्स फीटलिस, बच्चे के पूरे जिसमें फ्लूड ही फ्लूड है, हाइड्रोप्स फीटलिस, एंड इट मे रिजल्ट टू इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। ये सब उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। एंड समटाइम्स इट मे रिजल्ट टू प्रीमेच्योर डिलीवरी ऑफ मैसेरेटेड फीटस, यानी फीटस ख़त्म हो चुका है, एंड मैसेरेटेड फीटस का प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए विद लार्ज प्लेसेंटा एंड सिरोटिक चेंजेस इन द लिवर। तो ये आपके फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन और कॉजेज़, मैकेनिज्म कैसे डेवलप हो रहा है, ये सब डिस्कस हो गए। तो आप कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, प्रिवेंशन की ये होने ना पाए, और बाय चांस हो गया है तो कैसे आप इसको ट्रीट करेंगे, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रिवेंशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रिवेंशन में हम इंजेक्शन RH एंटी-D इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज़ RHOGM with RH antibodies is given to the mother around 28 weeks of pregnancy and again after delivery of first child within 72 hours, better within 1 hour। यानी जहाँ पे डिलीवरी हुई और डिलीवरी होने के बाद ब्लड बच्चे का माँ के ब्लड में जा रहा है, तो उसमें RH एंटीजन है, एंटीजन को पहले ही आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। एंटीजन को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, आप बाहर से एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, 28 वीक्स में दे रहे हैं, जिससे वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करे, और ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी विदिन 1 आवर या विदिन 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर आपने दे दिया, तो 3 दिन के बाद अगर नहीं देंगे तो 3 दिन बाद जो RH एंटीजन बच्चे के मदर के ब्लड में गए हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगी। तो बिफोर RH एंटीजन ऑफ चाइल्ड्स ब्लड स्टार्ट फार्मिंग RH एंटीबॉडीज़, उस RH एंटीजन को आप डिस्ट्रॉय कर दो, और RH एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये इंजेक्शन लगा देते हैं 28 वीक्स प्रेगनेंसी में भी और 72 आफ्टर डिलीवरी में भी। तो दीज RH एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय RH एंटीजन ऑफ बेबीज ब्लड which entered into the mother's blood during delivery before those RH antigens start producing RH antibodies in mother blood। 3 दिन के बाद वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर सकती हैं और 1 महीने में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती हैं। तो उनको हम पहले डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये RH इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर मदर को दे दिया जाता है। तो दैट इज़ प्रिवेंशन। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी सेफ हो गई। अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब डिलीवरी होगी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी, उस वक्त भी यही फार्मूला अपनाया जाएगा, फिर इंजेक्शन लगा देंगे जिससे कि
बाई चांस थर्ड प्रेगनेंसी अगर होना है तो वो सेफ़ हो जाए। तो ये इंजेक्शन एवरी प्रेगनेंसी और एवरी डिलीवरी में देनी चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं दिया गया है और बच्चा पैदा हुआ और वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का बेबी बन गया, तब आप क्या करेंगे? दैट इज़ अ ट्रीटमेंट। ये तो प्रिवेंशन है। फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अब बेबी के अंदर RH एंटीबॉडीज़ भी हैं मदर की ब्लड की, और RH एंटीजन है और उसके RBC टूटते चले जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? कैसे करेंगे उसको? उनको कैसे रिमूव करेंगे? तो उसमें क्या है? एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, डोनर का ब्लड और ये रहा बेबी का ब्लड। बेबी का ब्लड हम निकाल देंगे, उसमें RH एंटीजन भी एंटीबॉडीज़ भी निकालते हैं, और ब्लड हम कौन सा देंगे? RH निगेटिव। क्यों? RH अगर हम पॉजिटिव देंगे एंटीजन तो एंटीजन डिस्ट्रॉय होता जाएगा। हम RH निगेटिव ब्लड देते हैं। ये दैट इज एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डन इन विच द ब्लड ऑफ बेबी विद द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस containing RH antigens or antibodies is taken out, and fresh RH negative blood with no RH antigen antibodies is transfused. That is important. RH negative blood देते हैं तो क्या होता है? This is repeated at 15 days or 1 month interval till 6 months or sometimes more period. साल 2 साल तक भी दे सकते हैं, जब तक कि बच्चे का पूरा RH पॉजिटिव ब्लड विद एंटीबॉडीज सबका सब ख़त्म ना हो जाए। RH नेगेटिव ब्लड हम बाहर से देते रहते हैं, और जब ये सब पूरा ख़त्म हो जाता है तब फ्रेश बच्चे में RH एंटीजन ब्लड बनना शुरू होगा विद नो एंटीबॉडीज़। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आफ्टर स्टॉपिंग एक्सचेंज ऑफ ब्लड, फ्रेश ब्लड इज़ फॉर्म्ड इन द बेबीज़ बॉडी having fresh RH antigen with no RH antibodies and the baby becomes safe. तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ये दोनों हो गए, और आपका ये शॉर्ट नोट जो है कंप्लीट हो गया। ये तो हीमोलिटिक प्रीहेपेटिक हीमोलिटिक जॉन्डिस। नाउ कम टू द प्रीहेपेटिक नॉन हीमोलिटिक क्रिगनर-नाज़र सिंड्रोम। अब इसमें क्या है कि जो है यहाँ पर ये एब्सेंट है। लिवर के अंदर क्या होता है? अनकंजुगेटेड फिब्रिन विद द ग्लूकुरोनिक एसिड कंबाइन करता है। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकुरोनिक ट्रांसफरेंस एंजाइम एंड कंजुगेटेड ब्रूबिन बनता है और ये आगे बढ़ता है, ठीक है, बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में। तो ये अगर एब्सेंट है तो कंजुगेशन नहीं हो पाएगा और ये अनकंजुगेटेड ब्रूबिन वापस आ जाएगा। तो इसमें 2 सिंड्रोम है, क्रिगनर-नाज़र सिंड्रोम और गिलबर्ट। तो क्रिगनर-नाज़र सिंड्रोम थोड़ा ज़्यादा सीवियर है गिलबर्ट के मुकाबले में। This is a rare genetic and congenital disorder, genetic and congenital. It is also familial due to deficiency or absence. ये है, या तो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, बिल्कुल एब्सेंट हो गया ग्लूकोरोनिक ट्रांसफरेंस एंजाइम इन द लिवर सेल्स. So no conjugation of bilirubin takes place in the liver cells. Free and unconjugated bilirubin, a toxic substance which is increased in the liver cell, and conjugated bilirubin, यानी non-toxic substance, is not formed in the liver and not eliminated from the body. This free unconjugated bilirubin comes back into the blood, increased significantly in amount and causes jaundice. और लिवर को भी डैमेज करता है और साथ साथ ब्रेन में जाने के ब्रेन को भी डैमेज करता है. ये वही मैकेनिज्म है पूरा. तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज टॉक्सिक सब्सटेंस, डैमेजेस द लिवर. इट आल्सो रीचेस टू द ब्रेन थ्रू ब्लड एंड डैमेजेस द ब्रेन, काजिंग कंडक्टरस एंड एनकेफेलोपैथी, ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. डेंजरस कंडीशन है. ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा. फोटोथेरेपी देते रहेंगे, फिनोबार्बिटॉन स्टेरॉइड ये देते रहते हैं, एंड समटाइम्स इट में रिक्वायर लिवर ट्रांसप्लांटेशन. तो दैट इज़ क्रिगनर-नाज़र सिंड्रोम. अब आइए आप गिलबर्ट सिंड्रोम पे. गिलबर्ट सिंड्रोम भी सेम चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा इसके अंदर पूरा एब्सेंट नहीं होता ये एंजाइम, तो उतना ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन नहीं है. इट इज़ आल्सो ए कंजेनाइटल डिसऑर्डर, a benign condition, and is less severe than the Crigler-Najjar syndrome, less severe due to decreased activity, not absent, decreased activity of glucuronide transferase enzyme in the liver cell, not completely absent in the liver. Defective conjugation इसमें भी हो रहा है of the bilirubin takes place in the liver cells. Hence free or unconjugated bilirubin is increased in the liver, but in less amount. liver के साथ साथ free bilirubin comes back in the blood और बहुत लेस अमाउंट में, रेयरली एक्सक्रीट 3 mg/%. तो उसमें ट्रीटमेंट यूजुअली ट्रीटमेंट की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती. ये लेवल जो है कम बढ़ती होता रहता है. बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट की ज़रूरत पड़ती है. तो दिस इज़ गिलबर्ट सिंड्रोम.
क्रेगल-नादर सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम। ये हो गया आपका प्री हेपेटिक हेमोलिटिक एंड प्री हेपेटिक नॉन हेमोलिटिक जॉन्डिस। नाउ कम टू द हेपेटिक। अगर लिवर में कंजुगेशन हो रहा, लिवर सेल डैमेज हो गए, तब बहुत शॉर्ट में बताएंगे, व्हेन लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली इट कैन एक्सक्रीट कंजुगेटेड बिलिरुबिन और कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन टू कॉमन बाइल डक्ट लीडिंग टू इट्स एक्युमुलेशन इन द लिवर। इट कैन नॉट, तो ये आगे बाइल डक्ट में नहीं भेज पाता और बैक टू द ब्लड। ब्लड में क्या आ गया, कंजुगेटेड आ गया, हाइपरबिलिरुबिनिया हो गया, रिजल्टिंग इन हाइपरबिलिरुबिनिया जॉन्डिस। और ये कंजुगेटेड है। कॉजेज ऑफ हेपेटिक जॉन्डिस क्या क्या हो सकते हैं? इमेच्योर लिवर इन द न्यूबॉर्न, एक तो ये कॉज हो गया, या कोई इन्फेक्शन जैसे वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हर्पिस सिम्प्लेक्स, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड इवन द बैक्टीरियल हेपेटाइटिस भी हो सकती है। न्यूनेटल हेपेटाइटिस, इसको तो दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द न्यूनेटल हेपेटाइटिस। ये वन हेपेटिक जॉन्डिस द न्यूनेट्स। सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। फीचर्स इसमें क्या मिलेंगे? येलो स्किन आइज, वही लिथार्जी, पुअर फीडिंग, डार्क यूरिन, क्योंकि कंजुगेशन हो गया है और कंजुगेटेड में बाइल साल्ट्स वगैरह भी है, वो यूरिन से पास हो रहे हैं, तो डार्क यूरिन मिल जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग कॉज, क्या कौन सी हेपेटाइटिस है, क्या प्रॉब्लम है। फीडिंग शुड बी इंक्रीज्ड, फोटोथेरेपी इज रिक्वायर्ड, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी रिक्वायर्ड एंड हिपेटोप्रोटेक्टिव मेडिसिन जो लिवर को प्रोटेक्ट करें, जैसे अर्सिडिऑक्सीकोलिक एसिड, आल्सो विटामिन सप्लीमेंट्स, फिनोबार्बिटॉल टू हेल्प द बाइल फ्लो। ये इसका ट्रीटमेंट। समटाइम्स लिवर ट्रांसप्लांटेशन में भी रिक्वायर्ड इन सीरियस कंडीशंस लाइक लिवर सिरोसिस। तो ये आपका हिपेटिक न्यूनेटल जॉन्डिस हो गई। और लास्ट में पोस्ट हिपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूनेटल जॉन्डिस, थोड़ा रेयर है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, गॉलस्टोन या एट्रेजिया, तो इट इज़ वेरी रेयर कंडीशन। इट में भी कंजेनाइटल एट्रीज ऑफ बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट बिल्कुल पतली हो गई, कंस्ट्रिक्टेड हो गई, या इंट्राहेपेटिक ट्यूमर यहाँ पर कुछ है। फीचर्स सीवियर जॉन्डिस, डीप येलो स्किन, येलो यूरिन, क्ले कलर्ड स्टूल, नो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, नो एनीमिया, और यहाँ पे समटाइम देयर में भी मस्टर्ड ऑयल कलर यूरिन बिकॉज द बाइल साल्ट्स। ब्लड टेस्ट सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ट्रीटमेंट, देयर इज सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द काज ऑफ जॉन्डिस। तो ये आपके प्री हेपेटिक, हिपेटिक, पोस्ट हेपेटिक हो गए। सम अदर टाइप्स ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस 2 मिनट में इसको हम बताएंगे। देयर में भी आइट्रोजेनिक न्यूनेटल जॉन्डिस, कॉज इज नॉट नोन, सम ड्रग्स में भी द कॉज, गैंस्ट्रिसिन या नोवाइसिन में कॉज इट। सेकेंड, न्यूनेटल जॉन्डिस ड्यू टू इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया है या पोर्टल पाइमिया है या अम्बलाइकल सेप्सिस या सिफिलिटिक हेपेटाइटिस है। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस occurs in the 2% to 5% of breastfed infants due to steroid pregnant 3,20-diol which interferes with the formation of glucuronidine transferase enzyme resulting in the jaundice, sometimes 2 to 3% में बच्चों में। Echloric jaundice, it is frequently seen in the some condition of liver disorders or in anemia. Echloric like pernicious anemia या congenital spherocytosis, spherical RBCs and due to severe hemolysis. It may rarely be present at the birth and may develop afterwards. Absence of bile pigments in the urine, bile pigments अगर absent है तो ये echloric jaundice हो गई। Family history of echloric jaundice is present. Saline fragility test RBC positive होगा। In this condition, bilirubin is present in the blood, but no bilirubin or bile appears in the urine. Hence, little investigation has been made for it. It is concluded that bile pigment is in some way fixed to the blood plasma and could not be excreted by the kidney. तो मौजूद है ब्लड के अंदर लेकिन यूरिन निकल नहीं पा रहा है यूरिन के थ्रू, तो दैट इज echloric jaundice. अदर रेयर काजेज न्यूनेटल जॉन्डिस, ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase deficiency, ये आपसे कभी कभी वाइवा में या MCQs में पूछे जा सकते हैं। क्रेटिनिज्म, गैलेक्टोसीमिया, पाइलोरिक स्टेनोसिस, इन कंडीशन में भी समटाइम जॉन्डिस में occur and reabsorption of blood pigments after hemorrhage such as in cephal hematoma. तो यहाँ पे टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आपसे शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है और फुल क्वेश्चन न्यूनेटल जॉन्डिस पे आ सकता है। डिफरेंट टाइप की जॉन्डिस है।
तो ये हमें उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। इसको पढ़िए, इट इज़ वेरी गुड टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।